नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। दरअसल जिस कमरे में हम इस वक्त मौजूद हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वॉर रूम में वक्त बिताया था तीनों चीफ्स के साथ, अजीत डोवाल के साथ, किस तरह की चर्चा वहां पर हुई थी, किस तरह की संभावनाएं अब पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है सीमा पार से, उसे देखते हुए हिंदुस्तान के पास है। और इसीलिए हम यहां पर न सिर्फ चर्चा करेंगे, एक मानचित्र पर विश्लेषण करेंगे, बल्कि हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जो चाहे नियंत्रण रेखा की हो, चाहे जो खुफिया कैंप्स होते हैं वहां की जो तस्वीरें हमें मिलती हैं, वहां की जो भौगोलिक जो पूरा मैप है उस पर भी नजर डालेंगे। हम एक एक चीज और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे जो सुनकर बहुत कठिन लगता है कि एक वॉर रूम की चर्चा हो रही है। क्या वाकई यहां पर युद्ध की बात हो रही है? वॉर रूम में चर्चा आखिर किस चीज की होती है? तो हम पहले आपका परिचय अपने मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं मेजर जनरल आर.के. मल्होत्रा जी, एयर मार्शल पदमजीत सिंह अहलूवालिया, वाइस एडमिरल के नैयर और जयदेव रानाडे जो कि पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी रॉ के रह चुके हैं। यानी कि हर एक पहलू पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी कभार लगता है कि शायद जो अटैक हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कहते हैं कि हम इसमें सहयोग करेंगे, जो जांच चल रही है, पठानकोट से लेकर मामला उड़ी तक पहुंच जाता है, स्थिति कुछ भी नहीं बदलती है, सिर्फ बयान बदलते हैं। और अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि पाकिस्तान अपनी सीमा के अंदर लगता है कि युद्ध अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स की लीव्स कैंसिल हो चुकी हैं, नॉर्दर्न सेक्टर की जितनी उड़ानें हैं खत्म हो गई हैं, हाईवेज को इस्तेमाल किया जा रहा है युद्धाभ्यास के लिए। और इसीलिए हिंदुस्तान के सामने ऑप्शंस क्या बचते हैं सर? देखिए, किसी भी बल को अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और प्रजातंत्र में तो कोई भी बल अपनी मनमानी नहीं कर सकता। प्रजातंत्र में राजनीति या नीति बताती है कि उस बल को क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री चाहते क्या हैं पाकिस्तान के बारे में। अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को जो उनमें रोष और गुस्सा आया हुआ है उसको कम करना चाहते हैं, कि पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे, और किस हद तक जाना चाहते हैं। क्या वो युद्ध की हद तक जाना चाहते हैं जहां घमासान हो, या वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि उनको, पाकिस्तान को ये पता लगे कि आप अगर हमारे साथ करें तो हम इससे दुगना आपके साथ कर सकते हैं। अगर डोमेस्टिक सिर्फ देश में जो रोष आया हुआ है उसको ख़त्म करना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कई बॉडीज़, कई हथियार, कई चीज़ आप लहूलुहान उनको होता हुआ दिखाएं। लेकिन अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपके स्पेशल फोर्सेस जा सकते हैं और यही कुछ उतना ही उनको प्रताड़ित कर सकते हैं, अब जितना हमें हुआ उससे 10 गुना। लेकिन क्योंकि डिनायबिलिटी होगी, हम ये नहीं कहेंगे कि हम पाकिस्तान में गए, तो आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को नहीं बता सकते कि हम उनके यहाँ गए, लेकिन हमने रेड किया। फोर्सेस का मोराल के लिए भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर हम 17-18 की कैजुअलिटी देखते हैं, ये तो एक बैटल कैजुअलिटी के बराबर है सर। देखिए, मिलिट्री ऑप्शंस जो हैं हमको ओवर्ट करनी पड़ेगी। हाँ। ताकि ये ना हो कि ओवर्ट नहीं जाए, हम छुप कर नहीं, ओवर्ट एक्शन ओवर्ट करनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन मैं मिलिट्री ऑप्शंस जनरल साहब को और एयर मार्शल को छोड़ता हूँ, जो इमीडिएटली, क्योंकि हमने टाइम लूज कर दिया है काफ़ी, ये जो इनका रिएक्शन होता है ऐसे इंसिडेंट्स का हैज़ टू बी इमीडिएट मिलिटरीली। सिविल में देयर आर ऑप्शंस, क्योंकि हमको कॉस्ट इम्पोज करनी है पाकिस्तान के ऊपर। ये नहीं कि एक 10 आदमी मार दिए। देखिए, इमीडिएट जो चीज़ की जा सकती है, हमको अपना हाई कमिश्नर वहाँ से बुला लेना चाहिए। हमको जो पाकिस्तानी मिशन है यहाँ पे उसको 50% कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ये जो इंटेलिजेंस वगैरह की गैदरिंग होती है वो यहाँ पे करते हैं। हमको वीज़ाज जो हम पाकिस्तानियों को देते हैं वो बंद कर देना चाहिए। ऐसे जो हैं काफ़ी, हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम एक बात ये कर सकते हैं, हम उनको जो MFN जो दिया हुआ है हमने यूनिलैटरल, उसको बंद, तो समझ ही नहीं आता कि अभी तक कायम देखिए, क्यों है। एक बात ये है कि दुनिया को जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, आप हमें सपोर्ट करिए, वो कहते हैं आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो है ऐसी चीज़ें हैं, इसको आदमी इंक्रीज कर सकता है। जो
रियली कॉस्ट होगी। अगर हम वीज़ा बंद कर देंगे, अगर हम हाई कमिश्नर बुला लेंगे, तो लोगों को पता लगेगा कि पहली दफ़ा इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए हिंदुस्तान एक्ट कर रहा है। मार्शल के पास मैं बाद में आऊंगी। मैं पहले जयदेव जी आपसे जानना चाहती हूं कि चूंकि उन्होंने कहा कि ओवर्ट ऑपरेशंस की जरूरत है, कोवर्ट नहीं, लेकिन अब तक जो हम सेंस कर पा रहे हैं, हालांकि खुलकर कोई भी नहीं बता रहा है और लोगों को अपीज करने की जगह ज्यादा कोशिश हो रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो उनको ना लगे कि हम कमजोर हैं, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप भी ओवर्ट के ही पक्ष में हैं? मैं समझता हूं कि दो ट्रैक पे चलना चाहिए हमको। एक तो जैसे एडमिरल साहब ने जिक्र किया था, हमें अभी पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना है पर हैवी कॉस्ट इंपोज करना है। इन्होंने ये डिस्टिंक्शन किया। अभी सबक नहीं सिखाना है। सबक मतलब एक लेसन, वो तो छोटी सी चोट पहुंचाने वाली बात है। मैं कह रहा हूं भारी कॉस्ट उनको पाकिस्तान पे लगना चाहिए और ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक कि उन पे फाइनेंशियल सैंक्शन लगाने की कोशिश होनी चाहिए। एक तो जो भी ट्रेड है हमारा, हमको एग्जामिन करना चाहिए, MFN ये रद्द करना चाहिए और दूसरे देशों से भी उन पे दबाव लाना चाहिए। दूसरी बात, जो वहाँ पे डिस्कंटेंट है पाकिस्तान में, और डिस्कंटेंट बहुत है, तो जैसे बलूच लोगों में, सिंध लोगों में, पख्तूनवा के लोगों पे, उनको हमें सहारा देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको वेपनाइज करो या आर्म करो, पर ज़रूर सहारा देना चाहिए और अलग अलग तरीके हैं। मेरे ख्याल से 2-3 साल में पाकिस्तान को काफ़ी हेवी कॉस्ट पड़ेगी उसकी। और तीसरी बात, एक चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अभी 5 दिन हो गए हैं और चीन जो है चुप बैठी है। बाकी के सब जो परमानेंट मेंबर्स हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने सब कंडोलेंस मैसेजेस वगैरह दी है। चीन चुप बैठी है। ये इंडिकेशन है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, मतलब एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट दे रही है। तो हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम कुछ कर रहे हैं कि दोनों तरफ से हमारा फायदा हो। हाँ, तो इसमें ओवर्ट में दिक्कत आ सकती है। ओवर्ट में दिक्कत आएगी, पर ये कोवर्ट में चीन को भी थोड़ा धक्का लगेगा। उनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी वायबिलिटी पे डाउट आ जाएगी। सर, क्योंकि हम यहाँ पर हालांकि हम कहेंगे कि ये मैप टू स्केल नहीं है, खासकर ये पहाड़ियाँ, लेकिन अगर हम पूरे इस इलाके को देखें, यहाँ पर पीर पंजाल का वो इलाका जिसकी एक तरफ पूंछ में पहले अटैक हो जाता है और उसके बाद में उड़ी में जिस तरह का हमला करते हैं आतंकी, उसे देखते हुए हमें मालूम है कि ये जैसे ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका शुरू होता है, वहां पर आतंकियों की क्या स्थिति है, वहां पर किस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स हैं और किस तरह के लॉन्च पैड्स हैं जिससे वो आगे आते हैं। उन चीजों को देखते हुए हम एयरफोर्स का भी एक बड़ा रोल देखते हैं यहाँ पर, हम स्पेशल फोर्सेस का बड़ा रोल देखते हैं यहाँ पर। अगर हम एक खुला युद्ध नहीं देखते हैं, लेकिन सबक सिखाने से पहले का भी एक पायदान पर हम पहुंच सकते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि ये एंटी टेररिस्ट स्ट्रैटेजी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये तो मुमकिन है कि ये अपनी जगह में होनी चाहिए। अब देखिए IC 814 में क्या हुआ था, अल्टीमेटली कैसे हमने ये सीखा। उसी का भोग रहे हैं आज के दिन जो आप उसी शख्स को। 26/11 को देखिए, हमने कहा था हम बहुत कुछ करेंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप पठानकोट को, आप 2001 पार्लियामेंट अटैक को देखिए, उसके बाद आप पठानकोट को देखिए। बात ऐसी है कि जो उनने किया है उरी में 5 दिन हो चुके हैं। अब आपका रिएक्शन जो होना था, एक तो इमीडिएट रिएक्शन होता है, दूसरा होता है मीडियम या लॉन्ग टर्म। तो इमीडिएट रिएक्शन तो हमको रिस्पॉन्स करना चाहिए था इमीडिएटली। ये किस तरह का रिस्पॉन्स? वही बात है कि ये इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है, ये 2-3 तरह के हो सकते हैं। एक तो जैसे फौज होती है, फौज आर्टिलरी के बाकी वहाँ पे जो उनके सेक्टर में जो भी फायरिंग कर सकते हैं वो करेंगे। पर बात ऐसी है कि आप करना क्या चाहते हैं? हाँ। करना ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को थोड़ी अटैक करेंगे। हाँ। आप तो अटैक करेंगे टेररिस्ट ग्रुप्स को। Exactly. आप उनको, उनकी जो लीडरशिप है उनको आप टारगेट करेंगे। उनके जो हैबिटेशन है, जो मकान है जहाँ पे वो अपना काम करते हैं, उनको अटैक करेंगे। क्योंकि ये सारी जानकारी है भी
जी ये हमारे पास है, लेकिन फिर नहीं, ये ओवर्ट ऑपरेशन नहीं होंगे। बात खत्म कर लेट मी फिनिश। सो नाउ यू हैव टू स्ट्राइक, मतलब आप जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, टेररिस्ट लीडरशिप है, उनके ट्रेनिंग है, उनको स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि यही तो आपका मकसद है, यही तो आप दिखाना चाहते हैं कि आप टेररिज्म आएंगे, क्योंकि जैश ए मोहम्मद है, एलईटी है, उसको स्ट्राइक करना है। सर लेकिन ऐसी चीजों को स्ट्राइक करने के लिए हमें एक एक्शन की जरूरत क्यों होती है? एक्शन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि आप एक बताना चाहते हैं उनको कि हर एक टाइम आप ऐसे करेंगे, इसमें कोई कॉस्ट होगा, आपको इसमें हम दुख पहुंचाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मीडियम टर्म जो होगा, जैसे सब कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल होगा, वो डिप्लोमेटिक होगा, इकोनॉमिक होगा, पर वो तो लेटर है। पर इसके लिए हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो अपनी जगह में होना चाहिए। अब पूछे कैसे? अब जैसे कि एयरफोर्स जो है वो अपने एरिया में स्ट्राइक कर सकते हैं जो ये टेररिस्ट हैबिटेशंस हैं, उनकी लीडरशिप है, क्योंकि हमारे पास जो हथियार चाहिए, जो कैपेबिलिटी है, वो अभी आज भी कर सकती है। पर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए जो कोवर्ट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं आप, जैसे कि हार्ड इंटेलिजेंस हो, जमीन की इंटेलिजेंस हो, और उसके अलावा वो हमारे सेंसर्स होते हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस के, जो 24 घंटे देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और उसके मुताबिक हम स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये मैसेज इमीडिएटली देना चाहिए, या तो आप फौज की तरफ से दें या तो एयरफोर्स की तरफ दें, पर वो इमीडिएटली, नहीं तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। देखिए, ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इनमें कॉस्ट तो दोनों साइड्स की होती है। बात यह है कि किसके लिए कॉस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला बिल्कुल नहीं है। हमने अपने जो हाथ खुद बांध दिए सीज फायर करके लाइन ऑफ कंट्रोल में 303 में, इमीडिएटली, अभी भी उसका टाइम नहीं गया, उसको हमको सीज फायर को हटा देना चाहिए, ताकि हमारी जो आर्मी की जो ऑपरेशंस हैं वो लोगों को पता लग सकती है कि ये हुआ। अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, 20 आदमी मर गए, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन ये जो परसेप्शन है लोगों में कि जिस वक्त पाकिस्तान का मन आता है चपेट मार जाती है, हमको कुछ नहीं कर सकते। हम अगर कर रहे हैं तो हम उसकी बात नहीं कर सकते। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हटा दें तो हम बता सकते हैं कि ये कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस वक्त जो बिगेस्ट डेंजर है मेरे को लॉन्ग टर्म लगता है वो ये है कि पीपल्स परसेप्शन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इसके ये कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि वो मोराल से भी सीधे जुड़ जाता है बहुत सीरियस फोर्सेस के। बहुत सीरियस सर इसीलिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि जो एरियाज हैं वो सब एरियाज हमें मालूम है, मतलब हमारी सेना को अच्छी तरीके से मालूम है, वो इंट बार बार गैदर होते रहता है, वो जो बदलाव होते हैं वो भी हमें पता चलता है कि कहां लॉन्च पैड्स बदल रहे हैं, ये जानकारी हमेशा है। टेररिस्ट आप पर ही घात लगाकर बैठे हैं, आपकी ही पर ही नजर गड़ाए बैठे हैं, तो उसके लिए हमें एक हमले का इंतजार करना पड़ रहा है। पाकिस्तान को तो ये मैसेज जाना चाहिए कि आप जो अपनी जमीन से कर रहे हैं उसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान हमेशा तैयार है। जैसे सर ने भी कहा कि पठानकोट, आप 26/11 के बाद इंतजार किया, पठानकोट के बाद इंतजार किया, फिर इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम इस किस्म की बात करते हैं कि जवाब देना है जी, तो हमें यह पता होना चाहिए कि अंत नहीं होता उसका। एक दफा आप शुरू करते हैं तो किस हद तक जाएगा इसकी कंट्रोल आपके पास नहीं रहती, बिकॉज एक दूसरा देश बैठा हुआ है जो आपके साथ लड़ाई लड़ रहा है, चाइना भी है, तो वो उसको एस्केलेट किस हद तक गएंगे और कहां जाके वो अपने घुटने टेकेंगे, 71 की स्थिति कब आएगी ये आप नहीं कह सकते। तो ऑब्वियसली आज जब हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन लेने चाहिए, हमें मालूम है क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो कवर्ट ऑपरेशन की बात है। हाँ। जब अवर्ट की बात करते हैं तो एक एस्केलेशन लैडर में हम चलते हैं। तो एस्केलेशन लैडर ये सिर्फ यही नहीं है कि JNK में रह जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा कारगिल होगा। जब आप सिर्फ एक घुसपैठी आए उनको हटा रहे हैं, लेकिन आप हटा नहीं रहे, इस वक्त आप घुस रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं और जाके उस टेरिटरी पे कोई काम कर रहे हैं। तो अगर आप अवर्टली करेंगे तो आपको तैयार होना पड़ेगा, डेजर्ट में भी हो सकता है। देखिए, आपने ये मैप बनाया है, डिटेल तो नहीं है, लेकिन ये रिजेस जो है ना, ये 3-4 हिस्सों में बढ़ती हैं, हिमालयन रेंज, लोअर हिमालयन रेंज, ज़ंस्कार और पीर पंजाब। इसके बाद ये
इधर सीमित नहीं, बिकॉज आपने सिर्फ भारत दिखाया, पाकिस्तान में भी इसी तरह ये रेंज यूं करके जाती रहती है, और इधर अफगानिस्तान। तो जब टेररिस्ट आते हैं या टेररिस्ट को भेजा जाता है, मिलिटेंट्स को, तो 3 हिस्सों में भेजा जाता है। अभी आपने देखा होगा कि हर एक टेररिस्ट पंजाब से आ रहा है, कोई JNK का नहीं है, बाल्टिस नहीं है, गिलगिट का नहीं है, लेकिन पंजाब से आ रहा है। तो पंजाब का एरिया ये इलाका है जहाँ से वो आ रहा है, इंडस वैली से, उसको इधर लाना पड़ेगा कहीं, उसके बाद उसको इधर इसके ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, उसके बाद एक स्टेजिंग कैंप होगा। उस स्टेजिंग कैंप के बाद जहां उसने इस बाढ़ को या इस बॉर्डर को पार करना है, तो पाकिस्तानी फोर्सेस अपनी जो उन्होंने बॉर्डर आउटपोस्ट बनाई है उधर से फायर या कुछ इस किस्म का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे ताकि वो लोग घुस जाए। अब आप इधर देखें नक्शे में, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो बल हैं इधर, कई इस तरह बल होंगे, ये पूरी तरह डिटेल तो नहीं, तो आपके लिए आसान है बहुत, अगर आप इस जो जगह हैं तो इस गैप को आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है, मैं इसमें नामों में नहीं जाना चाहता बिकॉज वो क्लासिफाइड चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप जब मर्जी कर सकते हैं मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन जब आप ये करते हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि ये जो रिवराइन एरिया है, इसमें डेजर्ट्स में इधर और कच्छ भुज एरिया में आपको सब तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। तो जो आप देख रहे हैं सरकार में, हो सकता है कि हमने कवर्ड ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी, हो सकता है हमने कवर्ड ऑपरेशन में कभी सामने आएगा, उस तरफ घात भी लगाई हो, उधर लोगों को भी मारा, क्योंकि वो कवर्ड है। हम उसको कह नहीं सकते, हमें उनको निकालना पड़ेगा। और क्योंकि जब हम इंपाउंड करने की भी बात करते हैं टेरर कैंप्स को, तो ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेटेड कैंप्स है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की जगह जबकि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रखा जाता है उनको। बिल्कुल। कैंप्स में 2 चीजें हैं, एक तो आजकल कैंप्स बहुत मोबाइल हैं, आज है कल नहीं है, और वो सिविलियन पॉपुलेशन में मिक्स किए हुए। पर हमें मेरे ख्याल से अब ऐसा सोचना चाहिए कि जो दूसरे देश भी अपना रहे हैं तरीका, प्रीएम्पशन एंड स्ट्राइक, और जो मार्शल साहब कह रहे थे कि हमारी कैपेबिलिटी है, उसको इस्तेमाल करने चाहिए, उसके लिए प्लान्स बनाने चाहिए, और हर टाइम जो ये डिले हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मतलब जैसा स्ट्राइक हुआ उसके पहले ही हमें कुछ करना चाहिए। अब इस केस में, उरी के केस में 15 तारीख से हमें इतला थी कि ये लोग स्ट्राइक करने वाले हैं, और 2 बाहर के देशों से आई थी और एक हमारे खुद के एजेंसी से आई थी। तो अगर हमें पता था तो हम ट्रैक क्यों नहीं कर पाए, और वो अंदर घुसे कैसे, ये भी प्रश्न आते हैं सामने। और जैसे वो कह रहे थे कि जो जहाँ से आए थे वो जो पोस्ट है वहाँ पे, उन पे क्यों नहीं आर्टिलरी फायर हम कर सकते हैं और उनको भी एक थोड़ी सी सबक सिखा दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वॉर रूम में दरअसल क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है, किस तरीके से प्रधानमंत्री बैठे थे तीनों चीफ्स और अजीत डोभाल के साथ। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।